स्वागत है आपका रूबरू में आपके साथ। मैं हूं नगमा खान। आज हम बात करेंगे कि पिछले कोरोना काल में पूरा 1 साल हमने निकाल दिया है और इस वक़्त जो हम 6 महीने से 6 महीने से एकदम हम ऐसे हो गए थे कि जैसे अब वापस से कुछ होने वाला नहीं है और हम धीरे-धीरे अपनी ज़िंदगी को एक फिर से ट्रैक पर ले जाते थे कि अब शायद कोरोना का प्रकोप कम हो रहा है और हम अपनी ज़िंदगी में पहले की तरह आ जाएँगे। लेकिन अचानक से ही अप्रैल का महीना शुरू हुआ है और इसके चलते एक कोरोना की जो दूसरी लहर ने हमें पूरी तरह से जो अपने चंगुल में लिया है, अपने चंगुल में फिर से हमें लिया है, जिसके चलते पूरे देश भर में हालात इस तरह से बेकाबू हो गए कि दिन पे दिन जो आंकड़ा है संक्रमण का वो बढ़ता जा रहा है, लोगों की मौतें हो रही है, जो थमने का नाम नहीं ले रही है। हम यही सोच रहे हैं कि आज ठीक हो जाएगी स्थिति, लेकिन और स्थिति बिगड़ती जा रही है। मीरा भाईंदर में भी यही हाल हुआ। हमने पिछले साल से लेकर अब तक पूरे 1 वर्ष में क्या सीखा उससे और हमारा जो प्रशासन है वो क्या कर पाया है अभी तक और हमें कहाँ परेशानी हो रही है, लोग क्यों परेशान है। मीरा भाईंदर में 15 से 20 लाख की आबादी के मीरा भाईंदर में क्या हो रहा है, आज हम यही जानेंगे। हम आज बात करेंगे साहिल मिश्रा जी से जो वो फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं और उसके साथ-साथ हम नीलम तेली जी हैं जो शांति सेवा फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं और जो आम आदमी पार्टी से के पालघर थाने पालघर के जो संगठन मंत्री हैं नरेंद्र भंबवानी जी हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि मीरा भाईंदर किन हालातों से अभी गुजर रहा है और क्या-क्या स्थिति हमने ये जो 15 दिन से जो सारी परेशानी लोग जो उठा रहे हैं, चाहे वो फिर ऑक्सीजन को लेकर हो, प्लाज़्मा को लेकर हो, दवाओं को, इंजेक्शन को लेकर हो, ये सारी चीज़ों को लेकर। तो हम बात करेंगे। आप तीनों का स्वागत है रूबरू में। धन्यवाद मैडम। साहिल जी, मैं आपसे सबसे पहले जानना चाहती हूँ 15 दिन में कैसा रहा एक्सपीरियंस? क्या-क्या हो रहा है? मैडम सिचुएशन तो हमारे शहर की बहुत ख़राब है। सही देखा जाए तो पिछला साल जिस तरह से कोरोना में महानगर पालिका या पुलिस वालों ने काम किया था, इस साल कोरोना की शुरुआत से ही उनको इतना प्रिपेयर होना चाहिए था कि ये हालत आज जो सिचुएशन बनी है कि प्लाज़्मा के लिए भाग-दौड़ हो रही है, ऑक्सीजन के लिए भाग-दौड़ हो रही है, बेड के लिए भाग-दौड़ हो रही है, ये सिचुएशन आनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि हम लोगों ने पिछले साल भुगत लिया था। फिर भी कहीं न कहीं हमारे पास मैनेजमेंट की कमी है, कहीं न कहीं हमारे पास हेल्थ वर्कर्स की कमी भी दिख रही है। सरकार हर चीज़ के लिए सरकार को दोषी नहीं कर सकते हैं, जब तक आप डिमांड नहीं करते तब तक आपको कुछ मिलता नहीं है। तो डिमांड हमारी महानगर पालिका से शायद नहीं की गई उन चीज़ों की। पिछली बार हमारे शहर में इतने सारे केसेस, तो इस साल कम से कम बेड बढ़ने चाहिए थे, वेंटिलेटर्स बढ़ने चाहिए थे, ऑक्सीजन बेड बढ़ने चाहिए थे। क्योंकि जहाँ तक हमारी खबर है, अभी 2-4 दिन पहले हमने डॉक्टर लहानी से मुलाकात की, तो उनका दिया हुआ जो स्टेटमेंट है कि इस 14 लाख 15 लाख की शहर में हमारे पास केवल 3000 बेड है। उसमें से केवल 1 2 3 123 वेंटिलेटर है हमारे पास, कुछ 600-700 आईसीयू बेड्स हैं, बाकी सब नॉर्मल बेड हैं। आप सोच सकती हैं 14 लाख के पीछे 3000 बेड, हम किस सिचुएशन में जी रहे हैं। मेरे जिस एरिया में रहता हूँ काशी गाँव, काशी मेरा इलाके में, हमारे 2-4 कॉम्प्लेक्स को ऐड कर दिया जाए तो 3000 लोग निकल जाएँगे। तो आप केवल एक काशी मीरा को नहीं सँभाल सकते हो ये 3000 बेड पे। तो सीधी-सी बात है, भगदड़ तो मचेगी। कुछ इसकी भगदड़ है, कुछ लोगों में र्यूमर्स फैले हुए हैं, लोगों को डर है। तो सिचुएशन काफ़ी क्रिटिकल हो चुके हैं और हम लोगों ने कुछ 5 दिन पहले एक ग्रुप बनाया कोविड हेल्प वॉरियर्स करके। उसमें काफ़ी सारे सोशल वॉलंटियर्स एक्टिव हैं, आप भी एक्टिव हैं उसमें। हम लोग देख रहे हैं कंटिन्यू हमारे पास जो मैसेज आ रहे हैं कि हमको प्लाज़्मा चाहिए, हमको बेड दिलाइए। तो हम मतलब जब हम काम नहीं कर पाते हैं मैडम, हमें बहुत तकलीफ़ होती है। हमें ऐसा लगता है कि हम मात्र के सोशल वर्कर हैं, हमारे हाथ में कुछ है नहीं इस समय करने के लिए। तो क्या बोलूँ मैं आपको, कभी-कभी तो ऐसा लगता है कि हम लोगों को ये अपना जो नाम है होप फाउंडेशन, ये फाउंडेशन, वो फाउंडेशन, ये सब बंद कर देना चाहिए। हम कुछ नहीं कर सकते इस मैं ईमानदारी से बोलता हूँ। मेरे पास 50 से 60 मैसेजेस हैं, मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाऊँ तो लोगों ने हेल्प माँगी है, उसमें से मैंने 5 से 7 लोगों की केवल हेल्प कर पाया हूँ। मैं जिसको पूछता हूँ साहब आपके पास ऑक्सीजन है? नहीं है। सर बेड खाली है? नहीं है। इसमें कुछ लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है, जैसा अनिता रॉय करके एक बीजेपी के वॉलंटियर, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है।
तो कुछ लोगों ने हमारा सपोर्ट किया, हमने खुद से कुछ काम किया, लेकिन हम अपना 100% नहीं दे पा रहे हैं मैडम। और इस बात का हमें दुःख है कि हम काम नहीं कर पा रहे हैं। हुँ। नीलम जी, आप बताइए कि 15 दिनों में आपने क्या देखा? और आप तो हमेशा ग्राउंड पे ही काम करती आई हैं पिछले 15-20 सालों से, तो इस वक़्त जो ऐसी परिस्थिति हो रही है, उसमें क्या आपको देखने को मिल रहा है? नीलम जी, आप बताइए मुझे कि इन 15 दिनों में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इस कोरोना की दूसरी लहर के चलते हुए? और आपने क्या-क्या देखा? एक दूसरी लहर में जो कोरोना का एक्सपीरियंस बहुत बेड रहा है कि जिस तरह से पहले कोरोना में नो डाउट तभी भी मुश्किलियां थी, पर तभी लोगों की जान बच पाती थी। आज की डेट में लोगों की जान ज्यादा जा रही है और उसका मेन रीजन लगता है मुझे दवाइयाँ, जो ऑक्सीजन, बेड की कमी और लोगों में जो अवेयरनेस करना, तो ये हमारी गवर्नमेंट इसमें पीछे रह गई है। मतलब अपने यहाँ से जो भी इनको गाइडलाइन मिलनी चाहिए, जिस तरह से होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। और मैंने काफी लोगों को मजबूरन होते हुए बहुत देखा है। जब भी मेरे पास कॉल आते हैं, लोगों का एक ही सवाल रहता है कि हमारे पास कुछ नहीं, क्या हो रहा है? नहीं, हमको कुछ ये मिल रहा है कि कल भी 2 पेशेंट का मेरा फोन आया था, दर-दर भटकते हुए, उनको कहीं पे भी बेड नहीं, नो ऑक्सीजन। फिर बाद में उनको एक हॉस्पिटल में लेके गए, बोलते वहां पे 1.5 लाख रुपए पहले जमा करो। काफी ऐसे किस्से हुए थे, पर बहुत बैड एक्सपीरियंस हो रहा है यहाँ पे। नरेन जी, आप बताइए मुझे कि किस क्या-क्या परेशानी आ रही है और आप देख रहे हैं आस-पास के लोगों को जिस तरीके से आपके पास आपने बोला कि मैंने एक अपना जो आपने जगह है वो भी आपने इस कोविड हॉस्पिटल बनाने के लिए रेंट पे दी हुई है। तो किस तरीके से ऑक्सीजन को लेके जो आप मुझसे बात कर रहे थे कि परेशानी आ रही है, किस तरीके से उसको ब्लैक में बेचा जा रहा है? ये बताइए आप इसमें कि क्या-क्या परेशानी और दूसरी भी उसके साथ-साथ क्या-क्या चीज़ें आ रही हैं, देखने को मिल रही हैं? अभी देखिए लास्ट 15 दिनों में ना इतनी हालत खराब है, जैसे सभी को पता है कि ऑक्सीजन नहीं है। अभी प्राइवेट हॉस्पिटल ने अंडरटेकिंग ले रहे हैं कि पेशेंट के 2 घंटे की ऑक्सीजन है, 4 घंटे की ऑक्सीजन है। आप नए पेशेंट तो लाइए मत, लेकिन जो एडमिटेड पेशेंट है उनको भी लेके जाइए। हाँ, मेरे 2 पेशेंट के साथ ऐसे हुआ, डॉक्टर ने लिखा के लिया कि भाई ऑक्सीजन नहीं है, और फिर हमने उनको बहुत बहुत मुश्किल से भगवती में शिफ्ट किया। अभी एक प्रॉब्लम है कि ऑक्सीजन नहीं, अभी ये महामारी है और इसमें प्रशासन की बहुत सारी गलतियां हैं। 20 दिनों से ऑक्सीजन नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, म्युनिसिपैलिटी, इन लोग चाहें तो 2 दिनों में ऑक्सीजन सिलेंडर और वेंटिलेटर एयरलिफ्ट करते बहुत सारी कंट्रीज देने को तैयार होंगी। 158 देश के ऊपर हैं, वो हमको कोई ना कोई तो देने को तैयार होगा। लेकिन हर बार हमको विश्वगुरु बनना है कि हमको किसी से कुछ लेना नहीं और आत्मनिर्भर बनना है। ये ऐसा लगता है मुझे 20 दिनों में जो कंट्री ऑक्सीजन नहीं लिफ्ट कर ला सकती है। आपको पता होगा आज के पेपर में रिपोर्ट है कि हमने 9,300 मेट्रिक टन ऑक्सीजन एक्सपोर्ट की है 1 साल के अंदर, और आज हमारे लोगों के लिए ऑक्सीजन नहीं है। आप सोचिए, मेरा भाईंदर तो एक छोटा है, 10, 12, 15 लाख लोगों के लोग रहते हैं, लेकिन पूरे भारत में कितने लोगों की जाने जा रही है इसका कोई रिकॉर्ड नहीं होगा मेरे ख्याल से। ये सब मतलब हम लोग पूरा फेल है, और टोटली प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी इन्होंने फेल कर दिया ऑक्सीजन सप्लाई नहीं करने के बाद। अभी मेरी कुछ डॉक्टरों से बात हुई कि भाई ऑक्सीजन, मुझे एक ने बोला कि ऑक्सीजन मिल रहा है, लेकिन जो 600 में मिल रहा था अब 4,000 में मिल रहा है। तो मैंने, जिस डॉक्टर ने मुझे मना किया था, मैंने उसको फोन करके बोला कि सर आप 4,000 में मंगा ले लो ना, जान ज्यादा प्यारी है, जान ज्यादा कीमती है। तो बोला कि नहीं, हमारा म्युनिसिपैलिटी का रेट्स है ना, फिर वो रेट्स पे बैठेगा नहीं हमको, तो हम लोग इसीलिए पेशेंट को ना बोलते। आप सोचिए कि ऑक्सीजन है वहां मिल नहीं रहा है, अगर कमी है तो दूसरी कंट्री से मंगा सकते हैं, हम कुछ नहीं कर रहे उसके लिए। प्रशासन को पहले से पता था कि ऑक्सीजन की तैयारी रखनी चाहिए, और 20 दिन हो गए, क्या तैयारी की मेरे को बताइए इन्होंने। 20 दिन से तो मैं प्रॉब्लम देख रहा हूँ, इनको तो पहले से भनक होनी चाहिए कि समस्या क्या है। और आज म्युनिसिपैलिटी पे वेबसाइट देखिए, गुड़ी पाड़वा के दिन 47 आईसीयू बेड्स खाली है ऐसा बताया जा रहा था प्रमोद महाजन हॉस्पिटल में। जब मैंने डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान वाले को फोन किया तो बोला एक भी बेड खाली नहीं है। आप सोचिए, और मैंने बोला 47 बता रहा है, तो बोल रहे कि जवाब आया कि वो टेक्निकल एरर है। अब सोचिए कि
कि कोई आदमी पेशेंट लेके हॉस्पिटल से निकलेगा कि 47 बेड्स पड़े हैं खाली, वेबसाइट बता रही है, गवर्नमेंट की वेबसाइट बता रही है, और मैं जाऊंगा तो वहां तो बेड ही खाली नहीं है। तो ये तो लोगों की जान के साथ खेलना हो गया। इन्होंने लास्ट टाइम खिचड़ी में खेल खेला, बाकी सब जगह खेल खेल रहे, अभी भी इनको खेल खेलना है। मतलब कब तक चलेगा ये? अभी भी 20 दिनों में इनकी क्या ऑक्सीजन की तैयारी है मेरे को बता भाई, इन्होंने क्या किया बताओ। ये तो ये थोड़ी मैन्युफैक्चरिंग सिलेंडर का शॉर्टेज है, कम से कम 45 दिन लगेगा। तो ये लोग तो एयरलिफ्ट कर सकते हैं ना। नेपाल को हमने एक दिन में भेज दिया था एयरलिफ्ट करके सामान। हमने कई कंट्री से अपने लाखों लाखों आदमियों को एयरलिफ्ट किया है, पिक्चरें बनी है उस पे। और आज हम क्या कर रहे हैं? हम क्या खाली पिक्चर बनाने के लिए? हमारे पास ऑक्सीजन हम दूसरी कंट्री से मंगा नहीं सकते हैं, वेंटिलेटर हम दूसरी कंट्री से मंगा नहीं सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि हमारे को थोड़े थोड़े वेंटिलेटर भी सब कंट्री देगी तो भी हमारा काम चल जाएगा। लेकिन मुझे तो लगता है कि इनकी मंशा ही नहीं है कि इनको कुछ करना है। आप मनपा के अधिकारियों को देखिए, आप उन जो अधिकारी है ना, आप देखिए, आप तो नगमा जी, आप तो उनके कांटेक्ट में रहती है। 10 बजे के बाद ही उन लोग फोन स्विच ऑन करेंगे उसके, और शाम को 6 बजे शार्प, 6:01 को आप उनको कॉल कीजिए तो मोबाइल स्विच ऑफ होगा। मतलब इनको अभी भी 9 to 5 जॉब करना है। और देश को कोरोना से कैसे लड़ेंगे हम बताइए। और कोरोना के सांस की बीमारी है, रात को भी आ सकता है, रात को भी किसी को तकलीफ हो सकती है, लेकिन अधिकारी लोग अवेलेबल ही नहीं होते, कुछ भी अवेलेबल नहीं होता है। और वेबसाइट पे आप नंबर देखो, आधे हॉस्पिटलों के नंबर लग नहीं रहे जो उन्होंने वेबसाइट पे दिए। तो आम आदमी कहाँ जाएगा? देखिए, नगर सेवक को सभी लोग पहचानते नहीं है, सभी लोग के कांटेक्ट नहीं होते। अभी तो ऐसा है कि आपकी पहचान है तो आपको इलाज मिलेगा, आपके पास पैसा है तो इलाज मिलेगा, बाकी आप गरीब हैं तो फिर आप भगवान भरोसे हो और आप राम भरोसे हो। इसलिए पूरा साल हो गया तैयारी को लेकर, हम बीच में एकदम निश्चिंत हो गए थे कि ठीक है अभी हमारे हालात सुधर रहे। क्या तब भी हमारा प्रशासन इस तरह की जो तैयारियां थी कर नहीं सका? या जो पहले भी कितने करोड़ रुपए क्वारंटीन सेंटर बनाए गए, 12 करोड़ रुपया हुआ, तो उसको क्यों बंद किया गया? ऐसा तो था नहीं कि WHO ने कोई गाइडलाइन जारी कर दी थी कि नहीं आप बंद कर दीजिए, कोरोना अब खत्म हो चुका है इस तरह से। यानी करोड़ों रुपया मीरा भाईंदर में कोरोना के नाम से खर्चा हो चुका है। क्या अगर वो सारे पैसों का सही इस्तेमाल होता तो आज जो ये प्लाज्मा, ऑक्सीजन, बेड्स वगैरह को लेकर जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, क्या ये आते क्या? मैडम मैं बोलूं? हाँ साहिल जी, साहिल जी। बिल्कुल मैडम, आपकी बात सही है। जिस तरह से तैयारी करनी थी उस तरह से तैयारी हुई नहीं। जो खर्चा करना था एक्चुअली इस टाइम पे, जो पैसे की ज़रूरत थी वो पैसे हमने पिछले साल खर्चे कर दिए टेंट तंबू बनाने में। उसका कोई फ़ायदा हुआ नहीं हमको। आपने भी देखा बारिश से सब कुछ उखड़ गया। फिर अभी अभी हमारे सामने आया कि 500-600 रुपये के पंखे का 2-2 हज़ार रुपये भाड़ा दिया गया। तो पहले से कर्ज में डूबी मनपा को कोरोना को आपदा में अवसर बनाया इन लोगों ने, वहाँ पे पैसा जमा कर लिया। अब जब हमको ज़रूरत है तो सीधा हाथ उठा रहे हैं कि हमारे पास वेंटिलेटर नहीं है, हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है। अब आप एक बताइए कि हॉस्पिटल में जो एडमिट है पेशेंट, आप उसको लिख के देते हो जा भाई तो इंजेक्शन लेके आ। दुनिया जानती है कि बाहर रेमडेसिविर कहीं नहीं मिल रही। आप कौन से हिसाब से पेशेंट को लिख के दे रहे हो कि वो इंजेक्शन लेके आओ? पेशेंट कहाँ से लेके आएगा? मतलब आप चाहते हो कि पेशेंट जाए और कालाबाजारी करने वालों को सपोर्ट करें? मेरे पास रिकॉर्ड है मैडम, कोई 30,000 में पैसा एक इंजेक्शन लेके आया, कोई 25,000 में लेके आया। ये 25,000 30,000 में क्यों लेके आया? क्योंकि हॉस्पिटल वालों ने लिख के दिया है। आप मुझे बताइए, कोई हॉस्पिटल क्या लिख के देगा क्या कि रेमडेसिविर लगाने के बाद वो बंदा बच जाएगा? क्या 100% गारंटी है कि रेमडेसिविर एकदम एग्जैक्ट इलाज है ही है? फिर भी वो पर्ची बना बना के दे रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं मेडिकल जो माफिया है, मेडिकल माफिया हैं, हॉस्पिटल वाले सब मिले जुले हैं। इसमें कुछ हॉस्पिटलों के भी नाम आए हैं कि लोग खुद सेल कर रहे हैं, हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स को इंजेक्शन सेल कर रहे हैं। तो सही देखा जाए, जिस तरह से नरेंद्र सर ने बोला कि हमारे पास टाइम था, हमारे पास पैसे थे, हमारे पास, लेकिन इफर्ट नहीं था, केवल हम करना ही नहीं चाहते थे। आप आज के 15 दिन पहले का देखो, मैं आपको दिखा देता हूँ भाजी मार्केट में ऐसी भीड़। एक महीने पहले मैं आपको थाने के तलावपाली में गया था, वहाँ पे भाजी मार्केट में ऐसी भीड़ कि लगता ही नहीं। मतलब आप एक अगर सरसों का दाना उठा के फेंको भीड़ में तो सरसों का दाना नीचे नहीं गिरेगा, इतनी भीड़। आज भी 7 से 11 बंद होने के बावजूद भी आप बताओ कि कहाँ पे पब्लिक नहीं है? आप अपने मार्केट में निकल जाओ, देखो 11 बजे के बाद दुकानें बंद है, फिर पब्लिक क्या कर रही है? पिछली बार तो हमने देखा था बहुत अच्छा सिचुएशन था। पुलिस वाले मार्केट में घूमते थे, नगर पालिका वाले फाइन मारते थे, दुकानें बंद थे, लोगों का बाहर फालतू निकलना बंद नहीं था। सोसाइटियों में केस आते थे, सोसाइटियाँ सील कर दी जाती थी, लोगों को केवल होम डिलीवरी अलाउड था। इस बार क्या किया? क्यों ओपन किया? अगर केस आ रहे 5 केस है, 10 केस हैं, ये लोग सोसाइटी सील क्यों नहीं कर रहे हैं?
आप बताइए ना, मतलब काम नहीं करना चाहते हैं। ये बहाने बनाते हैं हमारे पास आदमी कम है। अब जैसे सर ने बोला कि वेबसाइट पे उनका डेटा दिखाता है 45 बेड्स वैकेंट हैं। यही देख के हुँ, आफ्ताब खान अपने साले को लेके गए थे हॉस्पिटल में। वो लेके हुँ, गए तो उनको उन्होंने सीधा सामने दिखाया मोबाइल पे, ये देखिए यहाँ पे बेड खाली दिखा रहा है, लेकिन डॉक्टर बोल रहे हैं कि बेड खाली नहीं है। डॉक्टर की हुँ, भी बात सही थी कि उनके पास बेड खाली नहीं है। तो ये अपडेट करने वाला बंदा कौन है, कौन नहीं है? क्या आपके पास आईटी में आपने 4 या 5 10 लोगों को हायर नहीं किया, जो कि अपडेट करते रहे? या फिर ये हो रहा है कि जिनको जो ज़िम्मेदारी दी गई है, वो अपनी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे हैं? आईटी हुँ, डिपार्टमेंट सँभालने का, वेबसाइट अपडेट करने का जिस बंदे को ज़िम्मेदारी दी गई, वो काम पे काम नहीं कर रहे हैं। कल हुँ, हमारे एक फ्रेंड ने एक फ़ोटो भेजा, उन्होंने बताया कि देखिए कोविड सेंटर में लेडीज़ बैठी हुई है, जो लेडीज़ गार्ड है, वो कंटिन्यू फ़ोन पे बिज़ी है। उसको ये नहीं कि पब्लिक को ध्यान देना है, किसको क्या चाहिए, किसको क्या नहीं चाहिए, किसके नंबर कैसे आ रहे हैं। मतलब हुँ, लाइटली ले रहे हैं नगर पालिका वाले। अब पब्लिक परेशान है, तो पब्लिक कोरोना योद्धा समझ के उनके साथ बहस नहीं कर रही है, झगड़ा नहीं कर रही है। अब खान ने झगड़ा हुँ, करके क्या देख लिया आपने, आप सबके सामने है कि क्या हुआ उनके साथ। तो सिचुएशन हुँ, तो वर्स्ट से वर्स्ट होते हैं मैडम, हम किसको बोलें? खराब होती सर है। जैसा हुँ, नरेंद्र सर ने बोला कि हर आदमी की पहचान नगर सेवक तक नहीं है। ये कहीं न कहीं गलती हुँ, है, मेरी भी है, हमारे समाज की भी है। हम वोट देने जाते हैं तो हमको ये पता होना चाहिए कि हमारे 4 नगर सेवक कौन हैं, और ज़रूरत के टाइम पे हम सोशल वर्कर्स और इधर-उधर भागने के बजाय अपने-अपने नगर सेवक को पकड़ें, उनको बोलें कि भाई अगले साल तू ही आने वाला है। तो मुझे चाहे बेड चाहिए, मुझे चाहे प्लाज़्मा चाहिए, मुझे चाहे वेंटिलेटर चाहिए, तू इंतज़ाम करके दे। आप आज बताइए मुझे, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कितने नगर सेवक एक्टिव एक्टिव हैं इन कामों में, बताइए? हुँ, 2-4 को हुँ, छोड़ दिया जाए और राजेश बेलानी वगैरह को छोड़ दिया जाए अगर, तो मुझे तो नहीं दिख रहा है कोई। मेरे प्रभाग हुँ, में 4 नगर सेवक हैं, मैंने तो किसी एक को नहीं देखा काम करते हुए जो कि पेशेंट को बेड और प्लाज़्मा अरेंज करवा रहा हो। आज हुँ, मनसे वाले एक पूरा का पूरा 40 बेड का सेटअप तैयार कर सकते हैं, बिना सत्ता में, सरकार में रहते हुए। आप लोग क्यों नहीं कर जी। सकते हो भाई? आपके तो बड़े-बड़े स्कूल हैं, आपकी तो बड़ी-बड़ी बसें खड़ी हैं, तुम्हें हाँ, लगा दो। जी, जी। हाँ, हाँ, अब इसको स्कूलों में बना दो। ये तो ये समय सारी है ना, बातें हमने बड़े। पहले भी उठाई थी। हुँ, हाँ, लेकिन सुनने वाला कौन है मैडम? आप पहले भी उठाओ, अभी भी उठाओ, हम फिर उठाएँगे, कोई सुनने वाला नहीं है। ऐसा लगता है कि कुछ हैं, भौंक रहे हैं, इनको हाथियों को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। हुँ, सही। हमने तो सुना नीलम था जी कि यहाँ पे ऐसे। यस यस। नीलम जी, मुझे बताइए कि पूरे जो 95 हमारे मीरा भाईंदर में नगर सेवक थे, जिसमें से 2 की तो मौतें हो गई हैं, अभी कुल बचे 93 हैं। मुझे ये बताइए आप कि वो 93 नगर सेवक कहाँ हैं? क्योंकि इस बीच बहुत सारे लोगों के इंस्टा कॉल आए मुझे भी कि नगर सेवक को तो मालूम ही नहीं कि क्या हो रहा है अपने वो एक तो वो कुछ एक आध नगर सेवक थे जो काम कर रहे थे और तो मुझे कोई भी किसी के लिए आया ही नहीं कि भाई ये कर रहे वो कर रहे बस उन्होंने ये बोला कि हमारे नगर सेवक बोल रहे कि आप घर में रहिए और चाहे वो सिलेंडर की उनसे ऑक्सीजन सिलेंडर की बात करते हो या दवा की मेडिसिन की जो भी है इंजेक्शन वगैरह की इसमें कोई भी बोले जवाब नहीं दे रहे तो मुझे ये बताइए एक तो ये नगर सेवक कहाँ है दूसरा ये क्या क्या प्रशासन दिखाई नहीं दे क्या रहे। तो सीरियस नहीं है क्या लोगों को लेकर जनता को लेकर सीरियस नहीं है क्या बिल्कुल सीरियस नहीं, बिल्कुल सीरियस नहीं। आज नगर सेवक तो कहीं दिखाई नहीं देते, कोई भी काम के लिए फोन करो तो उनका कोई फोन नहीं उठाता, या उनका फोन स्विच ऑफ होता है, या कहीं पे ऐसा होता है नगर सेवक के आदमी लोग होते हैं, वो फोन उठाते हैं, घर बाहर है बिजी है, यही लोगों को जवाब मिलता है। और जो जिम्मेदारी जैसे साहिल जी ने बताया कि हर एक ने अपने परिवार में अपने नगर को पकड़ के काम करना चाहिए, उन लोगों को उनकी जिम्मेदारी का एहसास कराना चाहिए। आज जो काम नगर सेवकों को करना है वो हम सोशल वर्कर ही कर रहे हैं, जिनकी जिम्मेदारी सबसे ज्यादा है, जबकि उनके पास पावर है, वो चाहे तो वो उनकी है, पर उसमें 50% ज्यादा लोगों को हो सकता है। तो ये सब नगर सेवक मिलके काम करें और अपनी जिम्मेदारी समझे तो ये बहुत ही इजी हो जाएगा। और मैं तो जो साहिल जी ने बोला कि हर सोशल वर्कर ने अपने प्रभाग में नगर से को पकड़ के काम करवाना चाहिए, उनको एहसास कराओ कि ये तुम्हारी जिम्मेदारी हमारी नहीं है, बार बार इनके पीछे लगो और काम करवाओ, यही होना चाहिए। क्योंकि आज हमने देखा, आज मेरे एरिया की मैं बात करूँ वन नंबर सेवा की बात करूँ, यहाँ पे आज जो परिस्थिति हुई थी, सुबह भाजी मार्केट लगाया गया है रॉयल ग्राउंड में, तो वहाँ भाजी लेने से पहले जो चाहेगा उनको कोरोना टेस्ट करवाना पड़ेगा, तो ही भाजी मिलेगा, नहीं तो नहीं। और सुबह ये से मैंने आज की बात है लिया है ये आज तो उन लोगों
इन्फॉर्म करना चाहिए सब बातें कि अपने एरिया में इतने केस है, क्यों आपने लगा प्रबंध कोरोना टेस्ट क्यों किया, बाकी कहीं जगह पे नहीं लगा है। जबकि देखो डीमार्ट में भी ऐसी, डीमार्ट में कितने पेशेंट आते, कितने कस्टमर आते, सॉरी दिन पर 300-400 कस्टमर, वहां पे नहीं होते, वहां पे 25 कस्टमर आते, उसमें करना लगा, सारे कस्टमर भागे जा रहे हैं, उन लोग को डर लग रहा है, तो लोगों को डर भी पैदा हुआ। और ये सब जानकारी नगर सेवक ने अपने एरिया में देनी चाहिए थी सोसाइटी में, या अधिकारी ने नगर सेवक को बता के नगर सेवक को बोलना चाहिए सबको, जबकि ये नहीं हुआ है और लोगों में डर भी पैदा हो गया है। और जो काम आज ऑक्सीजन की कमी, एक सब चीजें उनके पास मिली है, हर नगर से या अधिकारी अपना अपना एरिया पकड़ के सोसाइटी के चेयरमैन, सेक्रेटरी बात करके मीटिंग लेके उनको नरेंद्र जी ये जानना चाह रही थी कि जैसे कल एक न्यूज़पेपर में मीरा भाईंदर की ये खबर छापी है कि नगर पालिका आने वाले 2 दिनों में एक ऑक्सीजन प्लांट लगा रही है, जिसमें से कम 100 सिलेंडर रोज बनाए जाएंगे और बेड्स वगैरह का इंतजाम किया जा रहा है, जिसमें 100 बेड ऑक्सीजन के वाले होंगे, आईसीयू बेड भी होंगे। और दूसरी ये बात है कि उन्होंने कहा कि क्वारंटाइन सेंटर राजकीय मीरा में अलग से बिल्डिंग ली गई है। इस तरह की खबरें आ रही हैं और ये खबर है कि नगर पालिका ये कर रही है, तो कितनी उम्मीद है कि 2 दिन में सारी चीजें आ जाएंगी? मैंने पहले भी कहा कि इनको 20 दिन से तो हमको पता है, तो इन्होंने 20 दिन में क्या किया, और अभी आपको ये बता रहे हैं कि 2 दिन में, ये बता रहे 2 दिन में क्या करने वाले और कैसे करने वाले, और जो 2 दिन में हो सकता है तो 20 दिन से क्यों नहीं हुआ। और रही बात जो इन्होंने बोली नगर सेवक, इनको नगर सेवक आप बोलते ही क्यों, ये तो नगर सेठ हैं, इनकी खुद की चिंता है, इनको अगला चुनाव चुनना जीतना, ये नगर सेठ लोग हैं। और ये लोग देखो अभी क्या कर रहे हैं, आप सब जो नगर सेवक बोल रहे हो ना, इन्हों कोरोना के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। कहीं पे रोड बन रहा है तो अपना फोटो खींचा के बोल रहे हैं कि हमारे कारण ये रोड बन रहा है। कहीं झाड़ काटे जा रहे हैं, पेड़ काटे जा रहे हैं, ट्रिमिंग वाले डिपार्टमेंट तो वहां खड़े होते कि आज हमने ट्रिमिंग कराया, आज हमने ये कराया। इनको कोई कोरोना के लिए, ये नगर सेवक देखोगे ना तो रोज अपना ये जो होर्डिंग होते हैं ना उसमें अपना बर्थडे का लिखेंगे, मेरा बर्थडे है। कभी इन्होंने अपना मोबाइल नंबर लिखा है उधर कि मेरा मोबाइल नंबर ये है? कुछ लोग जो एक्टिव होते हैं, जो पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड होते हैं, उनको नगर सेवक का नंबर मालूम होता है। बाकी 90% लोगों के पास नंबर ही नहीं होता उसका कि वो कहाँ पे है। वो कभी इन्होंने मोबाइल नंबर लगाया और कभी इन्होंने स्कीम बताई कि ये स्कीम से इतने बेड्स अवेलेबल है, कोई जानकारी नहीं देंगे ये लोग। एक म्युनिसिपैलिटी की रिपोर्ट आती है कि इतने लोग कोरोना पॉजिटिव हुए, इतने नेगेटिव हुए और इतने ऐसे हो गए, इतनी डेथ्स हो गई, वो दे दिया और ये अपना हो गया। और इनके भी, आप नगर सेवक में भी मुझे थोड़ा, नगर सेठ लोग हैं ना, उनकी भी प्रॉब्लम है। इनको 1 साल से हॉकर्स का हफ्ता बंद है, अभी हफ्ता उनका 30% 20% हो गया है, तो उनको अपनी चिंता पड़ी है अभी कि हमारा हफ्ता, हमने इतना पैसा इलेक्शन में खर्चा करके 70 लाख रुपया खर्चा करते एक सीट पे, वो अब वसूल कैसे करेंगे? 1.5 साल से तो मतलब हफ्ता एकदम 20% पे आ गया है कि अभी हॉकर्स लोग खड़े ही नहीं होते। और इनकी और चिंता है कि अभी और 20 दिन लॉकडाउन होगा तो हमारा हफ्ता कहाँ से वसूल होगा। ये इनकी समस्या है। ये लोग कुछ करने वाले हैं नहीं, आप उनसे अपेक्षा करते हो। ये चुनाव जीत के आते हैं और कंस्ट्रक्शन में पैसा कितना खाना है, मेरे उधर गटर बना उसमें कितना पैसा खा जाऊं। हाँ, इन लोग तो कभी भी अस्पताल और शिक्षा पे खर्चा नहीं करने वाले, क्योंकि उसमें इनको कमीशन बहुत कम मिलता है। मैं ये ओपनली सबके सामने बोलता हूँ कि इनको खाली कंस्ट्रक्शन और ये सब चीजें होते हैं उसमें इंटरेस्ट होता है, जिनमें इनको कट मिलता है। बाकी कोई चीज में इनको रुचि नहीं होती है, क्योंकि वो पैसा वसूल करना है इनको 5 साल के अंदर, और वो उनको 1.5 साल कोरोना ने मार दिया उनको उसके पीछे। तो ये 2 दिन में कुछ करने वाले हैं नहीं हम। साहिल जी, पूरे साल में अफवाहें और जो बद इंतजामी है वो तो है ही। कितना लोगों को परेशान करिए, और दूसरा ये कि लोगों को आप क्या कर रहे हैं? अपनी सुरक्षा अपने हाथ। वही है थी आज जो बोला जा रहा है कि आपने भी बोला कि लोग बाहर निकल रहे हैं, मान नहीं रहे हैं। तो पिछले वर्ष मैंने ये चीजें भी देखी थी कि कुछ मतलब 5 अगर 10 चीज होंगी तो उसको लोगों ने 50 बताया। अगर 5 केस आए होंगे तो उसको बताया गया 50। बाद में जब लोगों को सच्चाई पता चली, जाहिर सी बात है सच होता है, वो कभी ना कभी तो पता चलता ही है। तो जब लोगों को सच पता चला तो लोगों का एकदम भरोसा उठ गया
क्या वो सारी चीजों का नुकसान अभी जनता को उठाना पड़ रहा है? मैडम लॉकडाउन लगने के बाद से तो जनता को नुकसान उठाना ही पड़ रहा है। लॉकडाउन लगने के बाद से आप बताइए, पिछला लॉकडाउन जो लगा तकरीबन 4 से 5 महीने चला। खुला तो हाँ। नहीं था 4-5 महीने तक, लोगों ने चोरी-चोरी अपना काम शुरू कर दिया था। 5 महीने जो लोगों ने अपने सेविंग्स को ख़त्म किया, किसी ने गहने बेचे, किसी ने एफडी तोड़ी, जो बंद कर के खाया, वो अभी रिकवरी हो रही थी। नवंबर-दिसंबर से रिकवरी शुरू हुई थी, तब तक मार्च से फिर बंद हो गया। हाँ। फिर से लॉकडाउन किया। पिछला जो सेविंग खत्म कर लिया, अब वो कहाँ से खाना खाएँगे? अभी आप देख रहे हो, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, अभी आप जो देख रहे हो प्लाज़्मा, बेड और आईसीयू खोज रहे हो ना, 15 दिन के बाद मैडम आप देखना आपके पास लोग फ़ोन करेंगे, मैडम हमें राशन चाहिए, मैडम हमें चावल मिलेगा क्या? दाल मिलेगा क्या? क्योंकि भुखमरी की नौबत आने वाली है। फ़ोन हमारे पास आने अभी से शुरू हो गए हैं। रीज़न है कि जो गाँव चले गए, ठीक है, लेकिन जिनके पास गाँव में भी कुछ नहीं है, अगर गाँव में आदमी के पास प्रॉपर्टी होती तो यहाँ पे क्यों आता? यहाँ पे झोपड़पट्टी में क्यों रहता था? यहाँ पे वॉचमैनी क्यों करता था? तो जो आदमी अब यहाँ पे अपने राशन सीधी-सी बात है, आदमी अपने मुसीबत के लिए भी 10-20 हज़ार रुपये बचा के रखेगा कि कहीं बीवी बीमार पड़ गई, बच्चा बीमार पड़ेगा तो हॉस्पिटल के लिए काम में आए। वो सारे पैसे तो ख़त्म करेगा नहीं, आदमी इधर-उधर हाथ मारेगा कि कहीं से अपने राशन का इंतज़ाम हो। तो ये मुसीबत अब आपके 10 दिन बाद सामने आने वाली है। भले आप मेडिकल में थोड़ा-सा अपने को स्ट्रॉन्ग कर लो, लेकिन ये जो समाज में असमानता आने वाली है, ये बहुत भारी पड़ने वाली है मैडम। क्योंकि मैं देख रहा हूँ हॉकर्स कंप्लीट बंद हो चुके हैं। कमा रहे हैं, केवल किराने वाले कमाएँगे, भाजी वाले किराने वाले, मेडिकल वाले, ये 2-4 एसेंशियल सर्विस वाले कमा रहे हैं। रेट्स बढ़ने शुरू हो गए। आप मार्केट में जाके देख लीजिए, 4 दिन पहले जो आपको बटाटा ₹15 का मिलता था, आज ₹25 में हो गया है। ऐसा नहीं है कि बटाटा आना बंद हुआ, कि गवर्नमेंट ने बोला है कोई भी एसेंशियल चीज़ बंद नहीं हुई है, लेकिन लोगों को मौका मिल गया कमाने का। भाई बंद है, एक चार्ज में रेट में लेना है तो लो, नहीं लेना है मत लो। किराने वाले अपना दुकान आधा शटर खोल के पूरा दिन काम कर रहे हैं। दुकान के अंदर ही बैठे हैं, कस्टमर उनका आ रहा है, दरवाज़ा खटखटा रहा है, नीचे से सामान दे रहे हैं, ₹5 महँगा करके ले रहे हैं। तो ये कालाबाज़ारी तो शुरू हो चुकी है। सिचुएशन काला वर्स्ट से वर्स्ट बाजारी और हो। होने वाला है। सिचुएशन हुँ, वर्स्ट से वर्स्ट और होने वाला है। आदमी हुँ, बीमारी से बचेगा तो भूख से मरेगा। अब हुँ, इसके ऊपर भी सरकार को कंट्रोल करना पड़ेगा। हमको पिछले साल भी कोई मदद नहीं मिली थी। हमको होम लोन भरना रहता है, कार लोन भरना रहता है, हमको एजुकेशन लोन भरना रहता है। हमने पिछले साल गवर्नमेंट ने 6 महीने के लिए थोड़ी फैसिलिटी दी थी, तो उसके ऊपर भी बैंक वालों ने ब्याज लगाया। ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगाया था, तो बाद में थोड़ा-सा सपोर्ट हुआ कि ब्याज के ऊपर के ब्याज वेव ऑफ हुए, फिर भी ब्याज हमको भरना पड़ा, जो हमको सपोर्ट मिला था। ये बार गवर्नमेंट लॉकडाउन वर्ड का नाम ही नहीं ले रही है, इसका मतलब कि हमको सपोर्ट नहीं मिलने वाला है। अब आप खुद बताइए, अगर आपके घर का होम लोन 15,000 20,000 रुपए है और काम बंद है, आप कहाँ से भरोगे? नीलम जी, कितना कंट्रोल हो पाएगा? लग रहा है जिस तरह से टेम्बा हॉस्पिटल है, इंदिरा गांधी हॉस्पिटल है, यहाँ सब जगह परेशानी देखने को मिल रही है। आपके पास तो ये केसेस ज़्यादा आते रहते हैं हॉस्पिटल्स के, तो जो आज इनको कोई भी जो यहाँ की जो सेवाएँ वो मुहैया प्रॉपर नहीं कराई जा रही हैं और लोग मतलब बैठे हैं डॉक्टर के लिए, तो ये किस तरीके से आगे क्या होगा? मतलब आगे ये क्या मतलब सिर्फ़ पब्लिक जनता जो है वो राम भरोसे ही चलेगी? सारी हॉस्पिटल राम भरोसे ही चल रही है। प्राइवेट हॉस्पिटल अपनी मनमानी से चल रहे हैं और जब गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहाँ स्टाफ नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है। मैं खुद 3-4 पेशेंट को मैं जब फोन पे बोली थी, बोलते बेड अवेलेबल नहीं, ये नहीं, तो मैंने क्या किया, पेशेंट को बुला दिया, डायरेक्ट ओपीडी में ले गए। ओपीडी में जाके देखती हूँ तो डॉक्टर एक और पेशेंट 5-6 सामने खड़े, तो डॉक्टर भी क्या करे, जब इन लोग को डॉक्टर के आप इन लोग को मालूम है कि ये सिचुएशन काफी टाइम से चल ही रही थी। ये जो कोरोना बंद हुआ था, बोला था ना 3-4 दिन, 3-4 महीना जो खोल दिया लोग में कोरोना नहीं गया था। मालूम था ये सिचुएशन आने वाली है, क्योंकि ये वायरस हमेशा के लिए जाने वाला, तो कोई भी इसमें लिखा नहीं था कि चलो कोरोना चला गया पूरा सब आजाद हो गए, वैसी सिचुएशन नहीं थी। पता थी तो ये लोग ने पहले से कोई तैयारी, अभी जाने दो 15-20 दिन से लॉकडाउन चल रहा है तो भी ये सिचुएशन इससे भी ज्यादा खराब हो रहे। अभी तो सिस्टर्स लोग कंटाल रहे, डॉक्टर लोग, क्योंकि इनको एक आदमी का काम 10 आदमी का काम एक जन को दे रहे हैं, 10 आदमी को मैसेज का 25 पेशेंट का काम एक दो सिस्टर या एक आध डॉक्टर को दे रहे हैं, तो ये सिचुएशन बिगड़ती जाएगी और हॉस्पिटलों की हालत, हॉस्पिटल जाने दो, पेशेंट को मरने के सिवा और कोई नौबत के बाद हमने देखा है अपनी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पेशेंट जाने के बाद मुझे लगता है कि उसका पेशेंट को भूल जाना चाहिए, तो उनको तो सपोर्ट नहीं मिलता लोगों को
फोन और मैसेज आता है, मैडम हमारे पेशेंट का क्या हाल है, हमको कुछ पता नहीं, कोई आंसर नहीं दे रहा, फोन करते हैं तो उठाते नहीं, और जब उठाते हैं तो एक बार बोलते बराबर करते हैं, फोन साइड में रख देते हैं। एक बार किशन की पेशेंट अच्छे जो पत्रकार को मैं रखते आई थी, पत्रकार था, उनकी सिचुएशन भी नहीं ले रहे लोग, तो बाकी आम जनता का क्या होगा, इनकी इतनी पहचान, जैसे आफ्ताब भाई की इतनी बड़ी पहचान, राशन दर को भी सब कोई जानता है, और इन लोग की ऐसी हालत है कि इन लोगों को कोई तो हेल्प नहीं कर रहा है, कुछ बराबर आंसर नहीं, तो आम जनता को जिसको कोई नहीं कर रहा है, क्या होगा, क्या होता होगा ये सोचो। कुछ जाती हूँ कितनी बार तो हमको आंसर देते हैं, बोलते क्यों आए, हम तो बार बार तुम लोग आ रहे थे, हम क्या कोई पकड़ के रखेंगे, यही एक आंसर है। तो हॉस्पिटल इंदिरा गांधी का है, तो मैंने आपको सामने ही बताया था कि डिलीवरी पेशेंट का क्या हाल हुआ, आप मैंने वो एप्लीकेशन नहीं किया था मैडम। हेलो, अभी वो पेशेंट बोलते को कराओ, ये कराओ, इससे पीछे पड़े रहते गवर्नमेंट की हॉस्पिटल या कोई पेशेंट पहले हाल नहीं जानते, उनको कुछ पूछते नहीं, और उनकी हालत कैसे दिन ब दिन खराब होती जाए, यही आज की सिचुएशन होगी। नरेंद्र जी, मैं ये जानना चाह रही कि जो आज मीरा भाईंदर के जो पत्रकार हैं, जिस तरीके से जो खबर बाहर निकाल रहे हैं कि जो बातें सही नहीं है वो भी बाहर आ रही है इस तरीके से, जैसे एक पक्ष की बात हो रही है, एक पक्ष लेकर, चाहे नगर पालिका हो चाहे नेता हो, किसी का भी है, जो बातें वो बाहर निकालते तो जनता तो यही सोच रही है ना, ये लोग चीजें सही हो रही है और बाद में वो चीजें गलत रहती है। तो आज के इस दौर में जो महामारी का जो दूसरी लहर जो कोरोना की आई है, इस दौर में आज मीरा भाईंदर के पत्रकारों को कैसी भूमिका निभानी चाहिए, और वो कहाँ से आज ये पूरे साल में देखा गया कि चीजें बदलती जो जा रही हैं कि रहता कुछ और बताया कुछ जा रहा है, तो उसमें वो लोगों को कितना रोल है, जो चीजें क्या उसमें पत्रकार की कहीं ना कहीं शामिल है। मेरे से पूछ रहे हैं? अच्छा, हाँ, देखिए पत्रकारों का बहुत बड़ा रोल रहा है हमेशा ही, कोई भी, और ऐसे काल में तो पत्रकारों को बहुत रोल रहा है, लेकिन उनको पत्रकारों को ये बताना चाहिए कि कहाँ कहाँ कमियां हैं प्रशासन की, और वहां पर उनको अवगत कराना चाहिए कि ये सब प्रॉब्लम है। और ये, लेकिन आप देखिए कि बहुत सारे पत्रकारों ने अच्छा रोल किया है, लेकिन उनको एंड तक स्टोरी फॉलो करनी चाहिए, खाली ऐसे नहीं कि आज एक हेडलाइंस बन गई, आज उसको डाल दिया और कल फिर नई हेडलाइंस ढूंढे चलो, ऐसा नहीं करना चाहिए उनको। बहुत सारे पत्रकार मीरा भाईंदर में यही कि आज हेडलाइंस बना दी है, फिर उसको कंक्लूड नहीं करते उसका हुआ क्या। हाँ, लेकिन पत्रकारों का बहुत बड़ा रोल रहा है, और ये अभी जो सिचुएशन है वो मेन है ऑक्सीजन की, जगह की कोई कमी नहीं है। देखिए, आपको आईसीयू बेड बनाना है तो बेड चाहिए, आपको वेंटिलेटर चाहिए और जो ऑक्सीजन का सिलेंडर चाहिए। अब प्रॉब्लम ये वेंटिलेटर और ऑक्सीजन नहीं है, तो इसमें सब लोग हेल्पलेस हो गए हैं। मेरा एक ही निवेदन है कि इनको सबको प्रेशर डाल के किसी भी तरह से हमको बाहर से इंपोर्ट करना चाहिए, और वो भी एयरलिफ्ट करके। मैं बार बार बोल रहा हूँ, वही एक उपाय है, नहीं तो हम लाखों जाने गंवाने वाले हैं आगे कुछ एक हफ्ते में। जैसे कि हमने बात करी, जो हमारे तीनों मेहमान थे उन्होंने अपना अपना एक्सपीरियंस बताया 15 दिनों में, और ये सारी चीजें बताई कि किस तरीके से परेशानियां आ रही, जनता कहाँ कहाँ दर दर की ठोकरें खा रही, किसी को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है तो किसी को प्लाज्मा नहीं मिल रहा है। ये सारी चीजें हमको देखने को मिले, और प्रशासन, आप ये कह सकते हैं, ये शब्द सही रहेगा कि प्रशासन कहीं ना कहीं अभी तक सोया हुआ है। और जो आज पत्रकार की भूमिका है, मैं भी रिक्वेस्ट करूंगी इस मीरा भाईंदर के सारे पत्रकारों से कि जो चीजें हैं वो सही बताएं, क्योंकि वक्त बहुत नाजुक हम दौर से गुजर रहे हैं और लोग मारे जा रहे हैं, हमें उन्हें किसी भी तरह से बचाना है। कमाई के लिए तो हमारी पूरी जिंदगी बची हुई है, लेकिन एक बार जो दुनिया से जाता है वो फिर से वापस नहीं आता है। हम यही कोशिश करते हैं रूबरू में कि हम सारी चीजें सही दिखाएं, ताकि हमारे चैनल की वजह से एक भी शब्द अगर हम गलत बोलते हैं तो किसी की जिंदगी पर वो असर होता है। तो हम भी ये सारे पत्रकार भाई हैं जो भी हैं, आज मीरा भाईंदर में हम सबको एक साथ खड़े रहने का वक्त आ गया है, और हम किसी भी तरह से हमको प्रशासन को उठाना पड़ेगा, जगाना पड़ेगा, और लोगों के लिए, क्योंकि जनता के लिए ही सारी चीजें। आज इलेक्शन भी जीता जाता है तो जनता के दम पर, लेकिन आज जनता कहीं ना कहीं मजबूर हो गई है, परेशान हो गई है।
मैं आप तीनों मेहमानों से यही कहना चाहते हैं कि आप बहुत अच्छा अपने फील्ड में काम कर रहे हैं, इसी तरह से काम करें। साहिल जी ने बोला कि हम कहीं न कहीं निराश हो जा रहे हैं, कि लग रहा है हमको कि क्या अब क्या करेंगे? हम फेल हो गए, कहीं न कहीं हमको ऐसा लग रहा है। लेकिन कहते हैं कि दुनिया उम्मीदों पे चलती है, उम्मीदों पे दुनिया कायम है। आज हमको यही उम्मीद के सहारे ही बढ़ना पड़ेगा आगे की ज़िंदगियों को। अगर हम ही लोग ही सामाजिक कार्यकर्ता हैं हमारे देश के, अगर वो लोग उम्मीद इस तरीके से हार जाएँगे, हिम्मत हार जाएँगे, तो हम कैसे काम करेंगे? मैं सारे जो भी मीरा भाईंदर में आज सोशल वर्कर आगे लगे हुए हैं, और जो भी नेतागण हैं, जैसे कि नरेंद्र जी हैं, वो भी अपना काम बखूबी कर रहे हैं। ऐसे जितने भी लोग हैं, समाज के लिए जो अच्छा कर रहे हैं, वो सारे लोग आप इसी तरह से कोशिश जारी रखिए, और हम फिर से ऐसे ही रूबरू होते रहेंगे और लोगों को रूबरू कराते रहेंगे। सारे जो जो भी हालात हैं मीरा भाईंदर के, आप तीनों का बहुत-बहुत शुक्रिया हम जुड़ने के लिए, और हम यही उम्मीद करते हैं कि आगे सारी चीज़ें हमारे मीरा भाईंदर में सही होंगी। बहुत-बहुत शुक्रिया। धन्यवाद मैम। धन्यवाद धन्यवाद। मैम, जो आपने इंटरव्यू लिया सबका, मैं चाहती हूँ ऐसे कई लोग